आदाब, मैं खुर्शीद रब्बानी इस्तकबाल करता हूँ आप सभी का अधूरे ख़्वाब में। आज आपको लिए चलेंगे सीकर ज़िले के नीम का थाना कस्बे में और दिखाएंगे यहाँ के मुसलमानों के हालात, तालीम, सियासत, रोज़गार और समाजी तौर पर इनके हालात कैसे हैं, यही आज आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अधूरे ख्वाब। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और देखते हैं सबसे पहले यहाँ के मुसलमानों के रहन सहन के हालात। सीकर जिले के नीम का थाना कस्बे में रहने वाले अक़लियतों के हालात जानने के लिए हमारी टीम पहुंच रही है कस्बे के मुस्लिमों के दरमियां। तालीम, रोजगार, रहन सहन से लेकर समाज की वक्फ संपत्तियों के क्या हालात हैं, ये भी जानेंगे आज के इस एपिसोड में। कस्बे में हिंदू मुस्लिम समाज के लोग सदियों से मिलजुल कर रहते आए हैं। यहाँ दोनों समाजों की खासी आबादी है और सभी एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं और आपसी भाईचारे का पैगाम भी देते हैं। मुस्लिम तबके के रहन सहन की बात करें तो इस वक्त हालात बद से बदतर हैं। हर तरफ गंदगी का आलम, गली मोहल्ले गंदगी और पानी से अटे पड़े हैं। सड़कें टूट चुकी हैं और साफ सफाई नहीं होने की वजह से हर तरफ बदबू फैली है। बरसात की वजह से हालात और भी खराब हो चुके हैं। यहाँ नालियाँ बिल्कुल ही है ही नहीं और हैं जो साफ नहीं होती। सीवर लाइन नहीं है, ना ही कोई पानी के पीने की व्यवस्था है क्योंकि गंदा पानी आता है। इससे हम बाहर से ही पानी मंगाते हैं, मोल अपने पैसे का पानी आता है हमारे सबके ही, और पैसे का पानी मोल लाते हैं हम। हमारे पास जो है वो नल का पानी पीते ही नहीं हम, इतनी बदबू आती है कि आप उसको सूंघ भी नहीं सकते। बाहर जो गंदा पानी निकलने का कोई साधन यहाँ नहीं है और ना ही पीने का पानी साफ आता है, ना हमारी लाइटें टाइम पे ठीक होती हैं, अंधेरे में ही गुजरना पड़ता है। देखिए कैसा रास्ता गुजरा है, जैसे इधर कोई जाए बूढ़ा आदमी तो निकल नहीं सकता रात को। यहाँ बारिश आ जाती है, किसी के मकानों में पानी भर जाता है, किसी के क्या हो जाता है। हमारे तो चूल्हे तलक पानी चल जाता है, फिर क्या करें हम। सफाई रोजाना होती है, कभी हफ्ते में हो जाती है, कभी 2 दिन से हो जाती है, कभी 3 दिन से होती है। अभी तो फिलहाल इस महीने से तो रोजाना सफाई हो रही है। चेयरमैन को कहते हुए 4 साल हो गए रोड के लिए, नालियों के लिए। नहीं तो चेयरमैन सुनाई करता है, नहीं वार्ड मेंबर सुनाई करता है। नाली भी नहीं है और रोड भी नहीं है, नहीं इस साइड कॉलोनी के कोई पट्टे बने। आपसी मामलात जो हैं, जो कुछ आपसी ताल्लुकात हैं एक दूसरे के, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन समस्या हमारी ये है, एक तो देखिए कि हमारे आसपास में जो कुछ छोटी बड़ी नालियाँ बनी हुई हैं वो गंदी संदी रहती हैं। कई बार हमने इसके लिए चीख पुकार भी की, कहा भी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। एक तो हमें सफाई की बहुत सख्त ज़रूरत है यहाँ। ये समस्या तो की वजह से फुल एफिशिएंसी अपनी नहीं दे पाया मैं यहाँ पे। निश्चित रूप से मैं सोच के आया था, उसमें मैं 20% भी नहीं कर पाया हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को शिवा नगर पालिका का कोई काम नहीं है कि भाई कोई मेरा क्रेशर हो, दुकान हो, वकालत हो, ये हो, फलाना हो। एक ही मकसद लेके आया था और मैं अपने आप पे मानता हूँ कि मैं फेल रहा हूँ सारे मिशन के अंदर। हालांकि सारी बाधाओं के बावजूद भी जितना मेरी क्षमता थी किसी भी तरह से उस तरह से कोशिश की है, काफ़ी काम किए भी हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही काम नहीं हुए हों, लेकिन मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ सारे कामों से और मेरे को बड़ी ग्लानि भी रहती है कि भाई देखो मैं क्या मिशन लेके आया था, क्या सोच के आया था और कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। जरा रेलवे अंडरपास के हालात भी देख लीजिए। आम लोगों के लिए बनाया गया ये रास्ता अब गंदे नाले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। नगर पालिका के ठीक से काम नहीं करने की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
चौक का पानी बरसात आने से यहाँ भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है। नालियों की सफाई नहीं होती है, जाने का किधर रास्ता नहीं है। और जहाँ चेयरमैन जी के पास जाते हैं वहाँ थोड़े से देर आ जाते हैं, वो सफाई करवा जाते हैं, फिर वापस वो का वही हाल हो जाता है। कभी 15 दिन से, कभी 20 दिन से ट्रॉली भेजते हैं सफाई के लिए, ज़्यादा देर सफाई नहीं करते। कर्मचारी उनसे ज़्यादा नकटे हैं। कर्मचारी को ये कहते हैं ये गंदगी उठाओ, वो उठाने के लिए आनाकानी करते हैं। और इस नालियों में देखो आप कैसे हाल हो रही है। पानी भरने की समस्या सब जगह होती है। जो धरती का जो निशान होता है वहाँ पे पानी भरना स्वाभाविक है, लेकिन इसके लिए जो स्कीम बनाई हमने वो हमारी छोटी स्कीमें थी, उनसे समस्या हल नहीं होती। फिर भी हमने 2-3 जगह ऐसा किया है कि उसको पानी को इकट्ठा करके पंप से निकालने की व्यवस्था की है। लेकिन बड़ी स्कीमों के लिए हमने गवर्नमेंट को 5 स्कीम बना के भेजी हैं, करीब 16 करोड़ रुपए की। और हमको ऐसा कलेक्टर साहब ने उनको फॉरवर्ड कर दिया, जांच करा के उनको फॉरवर्ड कर दिया आगे गवर्नमेंट को। अगर वो स्कीम पास हो जाती है तो नीम के थाने की पानी भराव की समस्या करीब ख़त्म हो जाएगी। बुगदा के अंदर जो प्लॉट हैं वो सारे के सारे रेलवे बाउंड्री की सीमा में आ गए, तो उनका उन्होंने मुआवजा ले लिया। इसलिए पहले हम अब उनको दिक्कत नहीं है क्योंकि रेलवे एतराज़ कर नहीं रही है, और बाकी हमारे काम चल जाता है उससे। आगे स्कीम हम नहीं बना पाए क्योंकि आगे नदी तक ले जाना पड़ा, इतना पैसा हमारे पास था नहीं। हालांकि हमने DPR बनवाई है इसकी, दोनों की 2 जगह की DPR बनवाई है लाख रुपए लगा करके। और अगर वो हमारी DPR मंजूर हो जाती है और पैसा मिल जाता है तो काम शुरू कर देंगे। पीने के पानी की भी बड़ी समस्या है यहाँ। आम लोगों की शिकायत है कि पानी कभी वक्त पर नहीं आता, जिसके चलते रोजमर्रा की जिंदगी दुश्वार होने लगी है। पानी की तो सबसे ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे। पानी बिल्कुल भी टाइम पे नहीं आता है, कभी शाम को आता है, कभी दोपहर में आता है, कभी रात को 2 बजे आता है। और पानी आधे घंटे 2 मटके 3 मटके इससे ज़्यादा पानी नहीं देते। और अब एक नल पे 6 घर पानी भरते हैं। बताओ आप कैसे पूर्ति होगी इतने पानी की। पानी पीने का पानी भी कभी कभी आता है, ऐसे समस्या चलती है। कभी 2 रोज से, कभी 1 रोज से पानी आता है। पीने का पानी गटर का पानी आता है, उसको वाटर वर्क्स को कई बार अवगत करा दिया, सैंपल दे दिया, कोई सुना ही नहीं है। उसके बाद हम कैन का पानी स्टार्ट करते हैं, कैन का पानी लेते हैं। पानी की तो इतनी समस्या आ रही है कि एक टाइम 3 रोज से एक टाइम पानी आता है, 3 रोज से एक टाइम पानी आता है। क्यों? किसके वहाँ जाएं? पानी वाले को कहने के लिए जाते हैं तो इन साहब के पास जाओ दरियापत लेके। क्यों जाएं हम दरियापत? अरे नौकरी तो तू भी करता है, तेरा फर्ज बनता है घंटा आध घंटा पानी खोल, वो नहीं खोलता पानी। ऐसे ही है, पानी की समस्या है, इसका वितरण सही नहीं है। कुछ लोगों ने ज़्यादातर बूस्टर पंप लगा रखे हैं, आगे पानी रोक देता है। कुछ जगह ऐसी शिकायतें मिली हैं कि आगे जो वाल्व होते हैं वो एक तरफ से बंद कर देते हैं, दूसरी तरफ से खोल देते हैं। ये समस्या है पानी की तो सब जगह है, थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा है, थोड़ी सी। फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि टैंकरों से पानी सप्लाई करने की। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हमें नीम का थाना कस्बे में दिखा रहे हैं यहाँ के मुसलमानों के हालात। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जैसे ही हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि वक्फ संपत्तियों के ऊपर किन किन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं और कैसे उन कब्जाधारियों को दूर किया जा सकता है। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हमें सीकर ज़िले के नीम का थाना कस्बे में दिखा रहे हैं यहाँ के मुसलमानों के हालात। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं इस सिलसिले को। नीम का थाना में कई गरीब परिवारों के राशन कार्ड और BPL कार्ड भी नहीं बनवाए गए हैं। कुछ एक के पास राशन कार्ड है तो उन्हें राशन नहीं मिलने की शिकायत है। BPL के राशन कार्ड बने ना, उनसे हमें अभी तक अनाज नहीं मिला। उन्होंने 6 महीने का नाम लिया था, 6 महीने से ज्यादा दिन हो गए, अभी तक एक घर का भी अनाज नहीं मिला है हमें। हम शिकायत करते हैं तो हमें कहते हैं हमें तो राशन कार्ड बनाने के जिम्मेदार हैं। हम तो राशन कार्ड बना दिए। नगर पालिका में गए थे 2 बार, उन्होंने कहा अगर राशन कार्ड में आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो हम सही कर सकते हैं, नाज के हमें नहीं पता। दे दियो राशन पर माल कौन दे? आगे तारो नाव ही को जा लिस्ट में नाव हजिन तो दिला नहीं, हजिन कौन दी। और नया बनाओ, फिर तो बोला नया बनाओ, फिर नया बना लिया, नया में यही जल्दी, अब नया में नाव कौन सा लेता? कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि हमारे तुम्हारे पास वो को ना अगस्त से मानते नया बना बाद में नहीं मिल रहे, पुराना में तो आटा मिलता।
नीम का थाना नगर पालिका से जब इन तमाम हालात के बारे में पूछा गया तो पालिका चेयरमैन ने भी माना कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल चेयरमैन इन तमाम हालात के लिए अपने अधिकारों में की गई कटौती को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नगर पालिका अपने स्तर पे पूरी सक्षम है, लेकिन कुछ बाधाएं हैं जिनकी वजह से पूरी एफिशिएंसी में काम नहीं कर पा रहा हूँ। और भी शायद आपको मालूम होगी, नगर पालिका में चेयरमैन को सीधा कोई अधिकार नहीं है, सारे अधिकार बोर्ड को हैं या बोर्ड के थ्रू कमेटियों को है। हम मेरा बहुमत नहीं होने से न कमेटियों पे मेरा नियंत्रण है न बोर्ड पे नियंत्रण है। राशन कार्ड सारे राशन कार्डों का लिस्ट में नाम होना आवश्यक नहीं है। राशन कार्ड में उन्हीं का होता है जो ये सामाजिक उसके अंदर खाद्य सुरक्षा के अंदर जिनका नाम अंतरण हुआ है, या बीपीएल वाले हैं या सुरक्षा वाले हैं, उन्हीं को सिर्फ लिस्ट में नाम होता है और उन्हीं को मिलता है। बहुत जगह ऐसा रह गया है कि नहीं बेच पाए, ऊपर से सैंक्शन होके नहीं आए, उनकी लिस्ट नहीं आई, इस वजह से नहीं हो पाए। नीम का थाना में वक्फ संपत्तियों के हालात भी देख लीजिए। प्रदेश भर में वक्फ जायदाद के जो हाल हैं, यहाँ भी कमोबेश ऐसे ही हैं। वक्फ की कई संपत्तियां सही देखरेख की कमी के चलते खुर्द-बुर्द हो चुकी है, कुछ पर नाजायज कब्जे कर लिए गए हैं और जो बची हैं उनकी तरफ राज्य वक्फ बोर्ड या स्थानीय वक्फ कमेटी का कोई ध्यान नहीं जाता। ना ही इन संपत्तियों का विकास करने की कोई ठोस योजना बनाई गई है, जिसके चलते लाखों रुपए की ये संपत्तियां कौड़ी की होकर रह गई हैं। यहाँ कब्रिस्तान के हालात भी देख लीजिए। यहाँ के कई स्थानीय निवासियों ने इस कब्रिस्तान की जमीन को भी नहीं बख्शा और इसके कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। हालांकि वक्फ बोर्ड और नगर पालिका कब्रिस्तान की चारदीवारी भी करा चुकी हैं, लेकिन कब्जाधारी दीवार को तोड़कर कब्रिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर चुके हैं। वक्फ बोर्ड का आज तक कोई भी जो बंदा ना तो यहाँ इसकी जो पहल करने के लिए आया, ना ही हमारे समाज में मिलकर के उसने जो ऐसा कुछ हमसे पूछा कि यहाँ की जो कब्रिस्तान की भूमि उसके यानी कि जो कंडीशन कैसी है, ऐसा क्यों है, ऐसा हमसे किसी ने भी आज तक सवाल नहीं किया। इसके अलावा कस्बे का सारा गंदा पानी इसी कब्रिस्तान में जमा हो रहा है, जिसके चलते न सिर्फ कब्रों की बेहूरमती हो रही है, बल्कि यहाँ चारों तरफ बदबू और गंदगी ने भी पैर पसार लिए हैं। प्रशासन और जिम्मेदार इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से अक़लियती तबके में नाराजगी का माहौल है। ये हमारा सबसे पवित्र जगह है, यहाँ हमारे पूर्वजों की कब्रें जो है बनी हुई हैं और इनकी आज आप हालत देखो तो सब जो है सबसे बदसूरत बनी हुई है। पुरानी कब्रें जो है वो पानी में दब गई हैं कई, और कई जो है दबने के कगार पे हैं। बरसात के पानी में तो हालत ये हो जाती है कि यहाँ तक जो पानी भर जाता है, जिससे कि सारी जो है यानी कि कब्रें जो है वो अधिकतर जो है धंस जाती हैं। कब्रिस्तान की जगह नहीं है नीम का थाना में हमारे एरिया में। यहाँ भाई मरने के बाद में आदमी को सुपुर्द खा करने के लिए जगह तो चाहिए। हमारे पास में सबसे बड़ी कमी है वो, हमारे यहाँ की माइनॉरिटी समाज इतना सक्षम नहीं है कि ऊंचे पैसों में ऊंचे दरों में जो ज़मीन मिल रही है उसको हम लेकर के कब्रिस्तान अपनी पर्सनल ले बना सकें। भाई ना तो हमारे पास कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, ना ही हमारे पास में कोई विशेष ज़मीन जायदाद है। मजदूरी लोग के वर्ग रहते हैं, लेबर पार्टी है ही ज़्यादातर यहाँ। हम ये चाहते हैं कि कब्रिस्तान की जगह भी हमें आवंटित हो सरकार के द्वारा, और एक अच्छी मदरसा के लिए अगर ज़मीन वगैरह मिले, उसके भवन निर्माण की तामीर करवाई जावे, अच्छे शिक्षक लगाए जावें, तो हमारा विकास हो। और हमें उम्मीद है सरकार से कम जो 20-25 साल से अतिक्रमण है, और ये जो गंदगी है ये भी करीब जो है 25 साल से चल रही है, 25-30 साल से गंदगी चल रही है। और पूरे जो छावनी जो कस्बा है उसका पूरा जो पानी जो है, गंदा जो पानी होता है, नालियों का जो पानी होता है, वो यहाँ कब्रिस्तान में आकर के जो छोड़ दिया जाता है। इससे क्या है कि सारा कब्रिस्तान की जो भूमि है जो वो सारी जो है आज ये है कि यहाँ जो है कब्रों ये नई जो कब्रें जो हैं बनती हैं उनके लिए यहाँ जो भूमि नहीं बची हुई है। अधूरे ख्वाब में आज आपको दिखा रहे हैं नीम का थाना में रहने वाले मुसलमानों के हालात। यहाँ पर एक और ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जैसे ही हाजिर होंगे तो उनके तालीमी हालात पर भी रोशनी डालेंगे। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हमें सीकर ज़िले के नीम का थाना कस्बे में दिखा रहे हैं यहाँ के मुसलमानों के हालात। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं इस सिलसिले को।
नीमका थाना में रहने वाले मुस्लिमों के तालीमी हालात पर नजर डालें तो यहाँ भी मायूसी ही हाथ लगती है। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ दीनी तालीम के मैदान में भी यहाँ के मुस्लिम पिछड़े हैं। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतने बड़े कस्बे में एक भी दीनी मदरसा नहीं है। यहाँ सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों की कमी नहीं है, मगर इनमें मुस्लिम बच्चे बच्चियों की संख्या ना के बराबर है। हमारी बस्ती में एक तो मतलब जो है स्कूल खुले और मदरसा बने तो बच्चों की पढ़ाई जब हो, और हमारी स्थिति जब ही ठीक हो जब कोई ना कोई रोजगार गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिले या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता मिले तो हम आगे मतलब बढ़ सकते हैं इससे। नीमका थाना की माइनॉरिटी में अभी शिक्षा का बहुत अभाव है। हम बहुत काफ़ी पीछे पिछड़े हुए हैं। हम दीन और दुनिया की दोनों की तालीम में पिछड़े हुए हैं। ना तो हमारी दीन की तालीम अच्छी है यहाँ की और ना ही दुनियावी तालीम में हमारी अच्छी है इधर की। कारण एक तो हमारे जो हमसे पहले वाली पीढ़ियाँ हैं उनमें शिक्षा का अभाव है। हमारे पास में कोई बहुत बड़ा उद्योग धंधा नहीं है, अच्छी ज़मीनें नहीं है कि भाई जिसके भरोसे हम अपना कुछ विकास कर सकें। हम एक निचली श्रेणी में थे और आज भी उसी में लगे हुए हैं, लेकिन आज फिर भी परिवर्तन है कि हम भाई सरकार के द्वारा जो भी अनुदान दिए जा रहे हैं उस हिसाब से हम बच्चे पढ़ा रहे हैं। दीनी तालीम की मदरसा हो, सरकार द्वारा कोई अनुदानित किया जावे, कोई टीचर या मदरसा में लगावे जावे तो हम दीनी तालीम में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारे पास में ना तो यहाँ मदरसा की कोई व्यवस्था है और मदरसा व्यवस्था नहीं है तो हम दीनी तालीम में आगे बढ़ नहीं पा रहे। मदरसा की पूरी ज़रूरत है, अभी भी ज़रूरत है। अभी क्या हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। ये बस ये डंडा लगा है, इसके बाद निर्माण भी होगा, उसमें पैसा लगेगा। तो ज़रूरत तो पूरी है, हमें कम से कम 20 लाख रुपए की कम से कम ज़रूरत है। स्कूल खुले हैं, स्कूलों में जाते हैं, दूर हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, उनको हम भेजते हैं, उसमें हमें कठिनाइयाँ आती हैं। कोई हमारे आसपास में कोई स्कूल नहीं। अब हम एक मुसलमान मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे लिए कोई मदरसे का कोई इंतज़ाम नहीं है। मदरसे का इंतज़ाम हम करते हैं तो हमारे पास ज़मीन नहीं है। यहाँ के लोग शिक्षा के मैदान में पिछड़ेपन की कई वजह गिनाते हैं। इनमें सबसे बड़ी वजह आर्थिक तंगी है। लोगों के पास काम धंधे नहीं हैं और ना ही रोजगार के ज्यादा मौके हैं इनके पास। लिहाजा घर के खर्चों को चलाने के लिए ज्यादातर मुस्लिम परिवार अपने बच्चों को थोड़ा बड़ा होते ही किसी न किसी ऐसे काम में लगा देते हैं जहां से इनकी रोजमर्रा की कमाई शुरू हो सके। ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही चलता आ रहा है। ये सब लोग आज में जी रहे हैं और कल की किसी को कोई फिक्र नहीं। बच्चों का भविष्य किस तरह से अंधकारमय हो रहा है, किसी को भी इस बात की परवाह नहीं। ये लकड़ी का खराद का काम करते हैं, मजदूरी आती है मजदूरी करते थे, लकड़ी मिल जाती है वैसे बस काम कर लेते हैं। बच्चों के पढ़ाई साहब हमारे हमसे मोल तो होती नहीं है। क्यों, आजकल जो बच्चों की जो पढ़ाई होती है वो पैसे लग के होती है। स्कूल कम से कम 2 किलोमीटर दूर है, 4 नंबर स्कूल जो सरकारी स्कूल है। तो अब बच्चों को पढ़ावे तो कम से कम मतलब 5-6 हज़ार रुपये मतलब जो उसको बच्चों को एक बच्चे पर पड़ता है। अब ये कहाँ चलावें, घर का खर्चा चलावें या बच्चों को पढ़ावें। जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उन लोगों के लिए इतनी कोई फैसिलिटी नहीं है। अच्छी से अच्छी डिग्री ले लेते हैं, पास हो जाते हैं, अच्छे से मतलब कॉलेज को फाइट कर लेते हैं, उसके बाद में भी उनको कुछ हासिल नहीं होता। सब अपने अपने हाथ करके धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं लोग। कोई लोहे का कोई भाई काम करते हैं, कोई लकड़ी का काम करते हैं। लोग रोजमर्रे की दिहाड़ी मजदूरी भी करने जाते हैं। कुछ एक दो भाई जैसे कुछ % लोग सरकारी सेवाओं में भी हैं, लेकिन हाई फाई वेल एजुकेटेड यहाँ विशेष नहीं है नीमका थाना में। माले हालात जो हैं यहाँ कोई ऐसा कोई कारोबार नहीं है, सब मजदूरियों पर जाते हैं। कहीं कोई मकान की बेलदारी पर जा रहा है, कोई कहीं कोई मजदूरी कर रहा है। वो एक दिन की मजदूरी छोड़ेगा, उसको कम से कम उसको 10 दिन चाहिए उसको कवर करने के लिए। तो कौन से नेता के पास हम चक्कर काटें, कहाँ जाए हम। एजुकेशन तो कुछ भी नहीं है। बस सोचता हूँ कभी एजुकेशन अगर एजुकेट होता तो कम से कम लाइफ में कुछ टारगेट ले सकता कि ये टारगेट अपने को चाहिए, लेकिन अपने पास में कोई टारगेट नहीं है। स्टडी नहीं है तो कोई टारगेट नहीं है। वजह कुछ नहीं है, वजह कुछ अपनी फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ अपना प्रेशर होता है, इस चक्कर से इसलिए नहीं पढ़ सकते। भाजपा के मौजूदा विधायक ने सभी समाजों के विकास के लिए काफी काम किया है।
आज ये जो प्रेम सिंह जी जो बाजौर हैं, ये जो अभी नए फाइट करके इलेक्शन जीत करके जो आए हैं, इन्होंने थोड़ा कुछ हमारे लिए सोचा है। इससे पहले किसी ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। आज आप हालात देख रहे हैं, हमारी मस्जिद के हालात देखो, हमारी जो मदरसा की ज़मीन है इसको हमने खुद फाइट करके अपने बलबूते पे हासिल करी है। प्रेम सिंह जी बाजौर ने पहले हमारी हेल्प करी, उसके अंदर हमने एक ज़मीन का टुकड़ा लेकर के पटक रखा है। ज़मीन लेने से थोड़ा ना कुछ हो जाएगा, उस ज़मीन के ऊपर निर्माण भी तो होना ज़रूरी है ना। ज़ाहिर है मुस्लिम तबके को अपने हालात बदलने के लिए न सिर्फ तालीम पर जोर देना होगा बल्कि जागरूक होकर अपने हकों को हासिल करने के लिए जद्दोजहद भी करनी होगी। इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल ज़रूर बेहतर होगा, आज के इस एपिसोड को बस यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए शहर और कुछ नए इशूज़ के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।